बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज़ के हवाले से आज हम सेकंड वीकली टेस्ट का इनेकाद कर रहे हैं। और इस टेस्ट में आप जानते हैं कि लेक्चर नंबर 4 से लेकर 8 तक जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे अपनी इस प्रिपरेशन के दौरान, उन टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया। इससे पहले जो हम फर्स्ट वीकली टेस्ट कंडक्ट कर चुके हैं लास्ट वीक में, वो लेक्चर 1 to 3 था। तो इस टेस्ट में लेक्चर 4 to 8 जितने भी टॉपिक्स थे उनको कंसिडर करते हुए 68 क्वेश्चंस का एक टेस्ट आपसे लिया गया और आज अब उसका डिस्कशन हम करने लगे। इससे पहले कि हम डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करें, आज के इस टेस्ट में जो टॉप स्कोरर रहे उनको एक नज़र हम देख लेते हैं। जैसे आपके सामने अक्सा मेमन 62% मार्क्स अचीव किए हैं, 42 आउट ऑफ 68। अब्दुल्ला 10 ये लूज़ कर गए। आदिल सज्जाद 68% बमुश्किल पास हो पाए। एमन कादिर इन्होंने भी लूज़ कर दिया है क्योंकि 65% मार्क्स लाजमी गेन करने होते हैं और एमडी कैट 65% से लेस पर फेल हो जाएगा, तो आप लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। अलीना 21% ये भी लॉस कर गई हैं, लेकिन फातिमा खालिद माशाल्लाह काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, 79, 54 आउट ऑफ 68। करीमुल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर, 90%, दैट इज 61 आउट ऑफ 68 क्वेश्चंस इनके ठीक हुए हैं। लबीबा हारून का भी काफ़ी बेहतर है, 87%। मारिया अकरम 57। और आज के इस टेस्ट की जो टॉप स्कोरर रही हैं, अगेन नूरुल एन, लास्ट वीक में भी आई थिंक नूरुल एन ने ही टॉप किया था। तो शाबाश बेटा, आपने 96% मार्क्स अचीव किए हैं, 65 आउट ऑफ 68 आपके क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। तो इसी तरह से आप अपनी जो लगन है वो जारी रखिए और इन टेस्ट को आप अटेम्प्ट करते जाएं और आने वाले टेस्ट के अंदर आप कोशिश करें बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। तो ये जो टेस्ट आपको मैंने ऑनलाइन कंडक्ट किया था, इस टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप बाकी बच्चे भी जो इस टेस्ट में अभी शामिल नहीं हो पाए लेकिन इस वक्त इस डिस्कशन को वो देख रहे होंगे, तो वो भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करेंगे तो एक ऑनलाइन टेस्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगा और उस टेस्ट को फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो उसके बाद हम अपने डिस्कशन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं जी। आज के टेस्ट में जो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है, आपके पास जो सीक्वेंस आया होगा क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हम वो सारे क्वेश्चन जो आपके आज के टेस्ट में अपीयर हुए थे उन सबको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई ऑब्जेक्शन हो किसी आंसर के ऊपर, तो आप फॉरन डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कंडेंसेशन रिएक्शन टिपिकली प्रोड्यूसेस। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में मोनोमर्स तो हरगिज प्रोड्यूस नहीं होते, हाइड्रोलिसिस में मोनोमर्स प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। साल्ट्स भी कोई स्पेसिफिकली कंडेंसेशन रिएक्शन की प्रोडक्ट्स नहीं है। सिंपल शुगर्स भी आप इसको नहीं कह सकते और ना ही अमाइनो एसिड्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर बन रहा है इनमें वो है पॉलीमर्स, तो पॉलीमर इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स होल्ड द क्रोमोसोम एट। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, इस तरह से ये दो क्रोमेटिड्स जो एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, दिस पॉइंट ऑफ यूनियन इज नोन एज सेंट्रोमेयर। तो दरअसल स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रोमेयर पर अटैच करते हैं, लेकिन सेंट्रोमेयर में एक खास जगह होती है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट होती है, दैट प्लेस इज कॉल्ड काइनेटोकोर। यहाँ पर ये फाइबर्स क्रोमोसोम को होल्ड करते हैं और इसी वजह से इन फाइबर्स को काइनेटोकोर फाइबर्स कहा जाता है। लिहाजा यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो काइनेटोकोर है। अगर ये काइनेटोकोर ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो फिर आप सेंट्रोमेयर वाले ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। ठीक है, अलबत्ता इसमें क्रोमेटिड्स या टीलोमेयर्स ये तो हरगिज नहीं हो सकते। तो दो पॉसिबल आंसर थे, लेकिन राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, काइनेटोकोर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि
which of the following part of cell involved in the storage of proteins such as myoglobin। यहाँ पर सिर्फ स्टोरेज ऑफ प्रोटीन की बात होती तो फिर आप ये प्रोटीनोप्लास्ट को पिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 7 एग्जाम्पल जब पिक पॉइंट आउट कर दी मायोग्लोबिन सच एज मायोग्लोबिन, इसका मतलब है कि प्लांट की हरगिज बात नहीं हो रही है। मायोग्लोबिन इज एक्चुअली स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, और एनिमल में मसल सेल्स के अंदर मायोग्लोबिन जो कि एक ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन है, इसका स्टोरेज मसल सेल के साइटोप्लाज्म में एक्चुअली हो रहा होता है। तो इस वजह से हम ये प्रोटीनोप्लास्ट को पिक करने के बजाय साइटोप्लाज्म को पिक करेंगे। अगर यहाँ पर ये मायोग्लोबिन वाला आंसर, मायोग्लोबिन का यहाँ पर ऑप्शन गिवन ना होता, ये स्टेटमेंट में मायोग्लोबिन का जिक्र ना होता, तो फिर आप प्रोटीनोप्लास्ट को पिक कर सकते थे। ठीक है, राइबोसोम चूंकि प्रोटीन सिंथेसिस से कंसर्न है तो हो सकता है कि कुछ बच्चे राइबोसोम की तरफ जाएं, लेकिन आपने केयरफुल रहना है कि यहाँ पर जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें साइटोप्लाज्म सबसे बेस्ट आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो एलिमेंट। तो इसमें क्लोरीन ये एक बायो एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी बायो एलिमेंट है, वाटर बायो मॉलिक्यूल है बट नॉट बायो एलिमेंट। देखो एलिमेंट और मॉलिक्यूल में फर्क होता है ना, और फास्फोरस भी बायो एलिमेंट है और कार्बन भी बायो एलिमेंट है। तो हकीकत में यहाँ पर जो आंसर बन रहा है वो वाटर है। ठीक है, यहाँ पर अगर नन ऑफ देम का ऑप्शन गिवन होता है तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये नन ऑफ देम की तरफ जाते, या फिर ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम के बजाय बल्कि ऑल ऑफ देम का ऑप्शन होता तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हो सकता है कि ऑल ऑफ देम की तरफ जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो है वाटर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मोनोसेक्राइड्स। जी, मोनोसेक्राइड्स के बारे में इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है। मोनोसेक्राइड्स मोर सॉलेबल इन वाटर देन ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड के मुकाबले में एग्जैक्टली ये मोर सॉलेबल हैं, क्योंकि ओलिगोसेक्राइड की सॉलेबिलिटी कम हो जाएगी। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोमर्स। यकीनन ये बात दुरुस्त है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। स्वीटेस्ट अमंग द कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेरी फ्रॉम 3 to 7, ये भी ठीक है। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये बात दुरुस्त नहीं होगी। ठीक है, और चूंकि इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा गया था तो इस वजह से यही इनकरेक्ट है अबाउट द मोनोसेक्राइड, अदरवाइज बाकी सारी बातें दुरुस्त हैं। इवन अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये बात पूछी जा रही होती तो ये वाली बात भी दुरुस्त मानते हम, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सारी फॉर्म पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल कोरिलेट्स विद द सेल्स लेवल ऑफ। तो देखिए, सेल का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ का लेवल उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशन नहीं है, ना ही सेल की नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ, अलबत्ता मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशन है, क्योंकि जो सेल जितना मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा उतने माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर ज़्यादा मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, और स्टोरेज फंक्शन के साथ भी नहीं। यहाँ पर जो दो ऑप्शन ज़्यादा करीब तर हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो सकती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो सकता है कि वो मसल की वजह से ये ऑप्शन जहन में बन रहा हो, लेकिन यहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी के प्रेजेंस में आप मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाले ऑप्शन को प्रेफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर रिलेट कर रहा होता है, लिहाजा राइट आंसर यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नंबर 7। तो नंबर 7 क्वेश्चन, शेप ऑफ न्यूक्लियस इज मेंटेन्ड बाय। तो न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो न्यूक्लियर लेमिना की वजह से स्टैब्लिश होती है। हालांकि अगर यहाँ सेल की शेप की अगर हम बात करते हैं, जैसे प्लांट सेल में द शेप ऑफ द सेल इज मेंटेन्ड बाय द सेल वॉल। ठीक है, तो लेकिन चूंकि न्यूक्लियस की शेप की बात की जा रही है तो यहाँ पर ना ही न्यूक्लियर एनवेलप और ना ही माइक्रोट्यूब्यूल, बल्कि न्यूक्लियर लेमिना वुड बी द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पर, शेप ऑफ अ सेल इज मेंटेन्ड बाय।
अब यहाँ पर शेप ऑफ सेल की बात हो रही है, तो शेप ऑफ सेल यहाँ पर प्लांट या एनिमल सेल यूँ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ। अगर यहाँ पर प्लांट सेल गिवन होता और साथ सेल वॉल का ऑप्शन होता है तो आप उसको प्रेफर करते, लेकिन शेप ऑफ सेल इज मेंटेन्ड बाय, उसमें माइक्रोफिलामेंट भी इन्वॉल्व में, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इन्वॉल्व में और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी इन्वॉल्व में। लिहाजा राइट आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ देम बनेगा, क्योंकि ये तीनों ही साइटोस्केलेटल फाइबर्स हैं, इस वजह से इस ऑप्शन को हम पिक करेंगे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 9th क्वेश्चन, a biologist ground up some plant leaf cells and then centrifuged the mixture to fractionate the organelles. Organelles in one of the heavier fraction could produce ATP in the light, while the organelles in the lighter fraction could produce ATP in the dark. देखो, दो फ्रैक्शन हासिल किए हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान। एक जो हैवियर फ्रैक्शन है उसमें एटीपी की प्रोडक्शन पॉसिबल है, लेकिन वो लाइट की प्रेजेंस में एटीपी प्रोड्यूस करता है वो फ्रैक्शन। डेफिनेटली उस फ्रैक्शन में कोई ऑर्गेनल्स होंगे जो ये काम करते हैं, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसमें जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है वो डार्क के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि एटीपी की प्रोडक्शन की बात हो रही है तो परऑक्सीजोम तो नहीं हो सकता, इस वजह से इस ऑप्शन को तो आप जहन से निकाल दें। यहाँ पर भी परऑक्सीजोम आ रहा है, इसको भी निकाल दें, ठीक है। फिर इधर भी परऑक्सीजोम आ रहा है, इसको भी निकाल दें। तो इत्तेफाक से सिर्फ ये दो ऑप्शंस बचते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जिक्र आ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही ऑर्गेनल एटीपी की प्रोडक्शन के साथ कंसर्न है। लेकिन यहाँ पर आपने तरतीब देखनी है, क्योंकि बात हो रही है कि द हैवियर एंड द लाइटर फ्रैक्शन आर मोस्ट लाइकली टू कंटेन रिस्पेक्टिवली। तो उसमें पहले हैवियर फ्रैक्शन किसकी प्रेजेंस में एटीपी प्रोड्यूस कर रहा था? लाइट की प्रेजेंस में, और ये लाजमी तौर पर क्लोरोप्लास्ट पर मुश्तमिल होगा। और जबकि जो लाइटर फ्रैक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया पर मुश्तमिल होगा और वो डार्कनेस में प्रोड्यूस कर रहा था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन रहा है वो राइट आंसर है डी। सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इस सीक्वेंस में इस ऑप्शन को हम पिक करेंगे। अगरचे ये डी के अंदर भी यही दोनों चीज़ें गिवन है, लेकिन चूंकि यहाँ पर यूँ सीक्वेंस मेंशन किया हुआ है तो आपको सीक्वेंस का यहाँ पे ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेंट्स आर वेरी मच हाई एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये लाजमी तौर पर लिपिड है, और लिपिड की यहाँ पर जो एग्जाम्पल गिवन है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट से ताल्लुक रखता है, इंसुलिन प्रोटीन से ताल्लुक रखता है, लेकिन ट्राइग्लाइसराइड लिपिड से ताल्लुक रखता है। इस वजह से यहाँ पर ट्राइग्लाइसराइड होना चाहिए, और ये दोनों न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स हैं। तो चूंकि लिपिड्स में हमने पढ़ा था कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों मौजूद होते हैं, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है और इसके मुकाबले में ऑक्सीजन बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद होता है, और ये लिपिड्स की टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद देखिए नंबर 11, राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और डीएनए का वो पोर्शन जहां से राइबोसोमल आरएनए ओरिजिनेट होते हैं, दैट पोर्शन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड राइबोसोमल डीएनए। तो एक्चुअली दैट पोर्शन ऑफ डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस। इस वजह से जो राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन होगी वो भी न्यूक्लियोलस में ही होगी। अलबत्ता यहाँ पर अगर राइबोसोमल आरएनए के बजाय मैसेंजर आरएनए या फिर ट्रांसफर आरएनए की बात होती तो फिर हम न्यूक्लियोलस के बजाय न्यूक्लियोप्लाज्म को पिक करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि खास तौर पर राइबोसोमल आरएनए के बारे में पूछा जा रहा है, इस वजह से न्यूक्लियोलस यहाँ पर राइट आंसर होगा। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग cell organelles are related to one another from structural point of view. Select the exception. Structural point of view से अगर देखा जाए तो वैक्यूल ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इसके मुकाबले में न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये तीनों डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। लिहाजा यहाँ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सेप्शनल केस बन रहा है, चूंकि न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये रिलेटेड हैं, तो राइट आंसर यहां पर वैक्यूल बनेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 13th, नंबर 13th क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ।
जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो एक्वस मीडियम के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर उनमें हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शंस हों, बट मोस्टली द रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज एक्वस मीडियम, और उसके अंदर चूंकि एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं तो प्रोटीन्स, इस वजह से 1 और 2 डीएनए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शंस के लिए ये 2 लवाजमात रिक्वायर्ड हैं, वाटर एंड प्रोटीन्स, इस वजह से 1 और 2 शुड बी द राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद नंबर 14, द 3 मोस्ट कॉमन एटम्स इन योर बॉडी आर। तो सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी जिन एटम्स की, जिन एलिमेंट्स की हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है, हम उसको पिक करेंगे। तो इसमें आप देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसके मुकाबले में कार्बन, हाइड्रोजन तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं। आई थिंक आपको अगर याद हो तो हाइड्रोजन कोई 10% के करीब है, और जबकि कार्बन 18% के करीब है। इसको चेक कर लीजिएगा जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, और नाइट्रोजन 3% है, तो इस लिहाज से ये परसेंटेज कम बन रही है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन 10 और ये ऑक्सीजन 18 65, दिस इज 65, और कार्बन 18, हाँ जी, तो इस तरह से इसकी परसेंटेज निकालें तो ये काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज बन रही है, तो ज़्यादा कॉमन फिर ये बनेंगे। अच्छा, इसमें फिर अगेन नाइट्रोजन आ गया जिसकी मकदार बहुत कम है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पर तो वैसे ही ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये एटम्स मौजूद हैं, इनमें से कुछ ट्रेस हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी मकदार बहुत कम होगी। तो सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी यहाँ पे बन रही है वो ये सेकंड ऑप्शन की है, और यही फिर मोस्ट कॉमन कहलाएंगे। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं हमारे बॉडीज़ के अंदर। अच्छा, उसके बाद नंबर 15 आप देखिए, सेल कंपोनेंट यूज्ड टू मूव क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन आर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है स्पिंडल फाइबर्स के जरिए होती है, एंड दो स्पिंडल फाइबर्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। लिहाजा यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स आंसर पिक किया जाएगा। हालांकि वैसे अगर हम सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स की मूवमेंट होती है उसकी बात करें तो उसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो साइक्लोसिस का सबब बनते हैं। लेकिन यहाँ पर खासतौर पर क्रोमोसोम्स की बात हो रही है और ड्यूरिंग सेल डिवीजन उसकी बात हो रही है, तो इस वजह से आप माइक्रोट्यूब्यूल्स को पिक करेंगे, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल है। और अगर यहाँ पर सेल की मूवमेंट की बात होती तो फिर हम इनके बजाय फ्लैजेला को पिक करते, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्डिंग में देखिए फर्क नजर आ रहा है हमें। नंबर 16 आप देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर एक्सपोर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ अ प्लांट सेल टू इट्स साइटोप्लाज्म। यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने वाला है वो प्लांट सेल के हवाले से बात हो रही है, इस बात को मद्देनजर रखिएगा, ठीक है। तो प्लांट सेल में कौन सी चीज़ है जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को एक्सपोर्ट करता है? एक्सपोर्ट करने का मतलब है वो न्यूक्लियस से निकल कर वो चीज़ बाहर जा रही है। तो क्लोरोप्लास्ट डीएनए, इसका ताल्लुक न्यूक्लियस के साथ है ही कोई नहीं, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, इस वजह से इन दोनों को तो हम स्किप कर देंगे, ठीक है, ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, फिर mRNA और tRNA, जी बिल्कुल, ये न्यूक्लियस के अंदर बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं और उसके बाद फिर इन दोनों की यूटिलाइजेशन साइटोप्लाज्म में होती है, तो ये साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे। और जबकि न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, तो सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे उनका सोर्स न्यूक्लियस हरगिज नहीं है, वो चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर से अराइज नहीं होती, बल्कि सेल ने उनको बाहर से लेना होता है। तो इस वजह से यहाँ पर राइट आंसर बन रहा है ये सी, mRNA एंड tRNA। यहाँ पर इवन अगर प्लांट सेल के बजाय एनिमल सेल भी गिवन होता है तो कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है, ये वैसे ही बस जस्ट पॉइंट आउट किया है। लेकिन बाज क्वेश्चंस में अगर इस तरह से कोई स्पेसिफिकली टाइप ऑफ सेल मेंशन्ड हो तो आप उसको ज़रूर अंडरलाइन किया करें और उसको जहन में रखा करें आंसर पिक करते हुए। नंबर 17, इन द टर्म पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड द वर्ड पॉलीहाइड्रोक्सी रेफर्स टू। तो उसमें देखो ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी वर्ड है ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है? मोर देन वन सैकराइड यूनिट को इंडिकेट कर रहा है? नो,
मोर देन 1 सैकराइड यूनिट से पॉलीहाइड्रोक्सी टर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मोर देन 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स, मोर देन 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप, बिल्कुल ये हो सकता है। मोर देन 10 ऑक्सीजन एटम्स, नो, ऑक्सीजन के साथ भी इसका रिलेशन नहीं है। मोर देन 10 OH ग्रुप्स, देखो मोर देन 10 या मोर देन 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ये दोनों ऑप्शंस कंसिडरेबल हैं, इनके ऊपर डिबेट हो सकती है। मोर देन 1 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्सी का रिलेशन हाइड्रोजन के साथ भी नहीं है, बल्कि ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप या OH ग्रुप के साथ है। लिहाजा यहाँ पर ये दोनों जो ऑप्शंस हैं इनके ऊपर गौर किया जा सकता है। तो याद रखो कि वैसे तो वर्ड पॉली का मतलब होता है मैनी, लेकिन आपको लेक्चर के दौरान भी समझाया था कि ये जो वर्ड पॉली है, जब किसी भी टर्म के अंदर ये ऐड होता है तो इसका मतलब मैनी जो होता है, मैनी, इसका लिटरल मीनिंग ज़रूर है, लेकिन इस मैनी का जो कॉन्सेप्ट, इसकी रेंज वो डिफ़र करती है। जैसे इस जगह पर पॉली का मतलब होगा मोर देन 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप, लिहाजा ये जो आंसर है इसको हम पिक करेंगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में which of the following relationship between cell structure and their respective function is correct। यहां पर देखो, फिर जहां पर करेक्ट इनकरेक्ट इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, तो उसमें ज़रूर उसको अंडरलाइन कर लिया करें ताकि आप सही आंसर को पिक कर सकें। तो हमने यहाँ पर वो स्टेटमेंट पिक करनी है जो कि करेक्ट होगी, बाकी सारी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होंगी। और इसमें दिया हुआ है स्ट्रक्चर और उसके साथ उसका फंक्शन पॉइंट आउट किया हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट चीफ साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज, यहां तक तो बात दुरुस्त थी कि ये चीफ साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस है, बट नॉट फ्रॉम ग्लूकोज, इट सिंथेसाइजेस एटीपी फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, तो फ्रॉम ग्लूकोज ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बन जाता है, क्लोरोप्लास्ट का नहीं, इस वजह से ये इनकरेक्ट है, हमने करेक्ट चूज करना है। क्रोमोसोम्स अ स्टोर हाउस ऑफ ऑलमोस्ट 60% ऑफ सेल्स प्रोटीन। तो यहां पर भी बात बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर जब पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि 60% उसके अंदर प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, और 40% उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से हो सकता है दिमाग यूं उस तरफ चला जाए कि शायद ये 60% प्रोटीन का स्टोर हाउस है। तो याद रखो कि क्रोमोसोम का ये फंक्शन हरगिज नहीं है। वो जो हिस्टोन प्रोटीन वहाँ पर प्रेजेंट है वो वैसे भी पूरी सेल का 60% प्रोटीन कंटेंट नहीं है, वो वैसे क्रोमोसोम के अंदर जो ओवरऑल कंटेंट्स हैं उसका 60% है। ठीक है, और वैसे भी क्रोमोसोम जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन का कोई स्टोर हाउस नहीं है, वो बल्कि हिस्टोन प्रोटीन वहाँ पर डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए मौजूद होती है। असल काम क्रोमोसोम का न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर लिखा होता कि स्टोर हाउस ऑफ द न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन तो ये वाली बात दुरुस्त हो सकती थी। फिर देखिए राइबोसोम द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन की साइट हरगिज नहीं है। ट्रांसलेशन अगर यहाँ पे लिखा होता अ की स्टेप इन द प्रोटीन सिंथेसिस तो अब फिर हम इसको पिक कर सकते थे, तब ये बात दुरुस्त हो जाती है, लेकिन अब ये गलत है। अच्छा, फिर लाइसोसोम द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो अब देखो ये जो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये लाइसोसोम का रोल जरूर है, लेकिन बेसिकली ये काम लाइसोसोम एटीपी की प्रोडक्शन के लिए नहीं कर रहा। एटीपी की जो प्रोडक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होनी है, तो ये फंक्शन दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया का है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्स इन सेल वॉल सिंथेसिस, दिस इज 100% ट्रू। सो राइट ऑप्शन इन पांचों में से सिर्फ यही स्टेटमेंट बन रही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, विच of the following is true about the concentration of H ions and OH negative ions in pure water at room temperature। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर H और OH ion की कंसंट्रेशन के मुतालिक कौन सी बात ट्रू है, यहाँ पर भी हमने ट्रू को पिक करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H ions is greater than OH ions, दोनों की कंसंट्रेशन एक्चुअली बराबर होती है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कंसंट्रेशन ऑफ OH ions is greater than, ये भी नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ H ions to OH ions has 2:1, ये भी गलत हो जाता है। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ H ions to OH ions ये 1:1 है, बिल्कुल ये दुरुस्त रिलेशन दिया हुआ है। सो बोथ आइंस आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर सिर्फ यही स्टैब्लिश हो रहा है। अच्छा, नंबर 20 आप देखिए कि विच स्टेटमेंट अबाउट बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर करेक्ट।
सो दे कंटेन ATS राइबोसोम। देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों के बारे में हमने करेक्ट स्टेटमेंट पिक करनी है। सो दिस शुड नॉट बी करेक्ट, क्योंकि ATS राइबोसोम्स आर यूकैरियोटिक राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में या तो फ्रीली डिस्पर्स होते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं। दे कंटेन सर्कुलर DNA। यस, इट इज 100% ट्रू अबाउट बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एंड दे प्रोड्यूस ATP। ये बात भी दुरुस्त है। लिहाजा 2 and 3 ओनली वाला जो ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट बनेगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। एटलीस्ट हाउ मेनी सेक्राइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन एन ओलिगोसेक्राइड। देखो ये जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं इनमें 2 से लेकर 10 तक सेक्राइड यूनिट्स की रेंज है। चूंकि यहाँ पर एटलीस्ट पूछा जा रहा है, लिहाजा हमने ये रेंज पिक नहीं करनी बल्कि 2 पिक करना है। तो राइट आंसर यहाँ पर ये बनेगा। हालांकि आमतौर पर ओलिगोसेक्राइड का जहाँ जिक्र आता है तो 2 से 10 सेक्राइड यूनिट्स की बात हो रही होती है, तो अक्सर बच्चे ऐसा क्वेश्चन देखते ही फौरन इस आंसर को पिक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बी केयरफुल, आंसर यहाँ पर एटलीस्ट पूछा जाता है तो 2 होगा, और अगर यहाँ पर मैक्सिमम पूछा जाता है फिर हम 10 को पिक करते हैं, और अगर रेंज पूछी जाती तो फिर 2 to 10 हो जाता। नेक्स्ट अब देखिए 22nd। The mitochondria, like the nucleus, has 2 or more membrane layers. How is the innermost of these layers? How is the innermost of these layers different from that the nucleus? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो innermost है वो न्यूक्लियस से कैसे मुख्तलिफ है? The inner membrane of the mitochondria is separated out into thylakoids. थैलेक्वाइड्स में तो ये सेपरेट नहीं होती, ये तो क्लोरोप्लास्ट के साथ ये रिलेटेड फीचर है, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज डिवाइड ऑफ नियरली ऑल प्रोटीन्स। बल्कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में तो हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। द 2 मेम्ब्रेन्स आर बायोकेमिकली वेरी डिफरेंट। ये जो न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन्स हैं, यहाँ पर बात न्यूक्लियस से मुताल्लिक है, ये ऑप्शन न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो न्यूक्लियस की जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं दे आर नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बायोकेमिकली। हाँ, अलबत्ता अगर माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से ये बात कही जाए तो वहाँ पर आप उसको कह सकते हैं कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट ये बात न्यूक्लियस से रेलिवेंट है। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो हाईली फोल्डेड है, एंड दिस इज वेरी मच क्लियर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। यही आंसर बन सकता है। द स्पेस बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लार्जर। तो दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस है वो बहुत लार्जर है। सो ये भी कोई ऐसा प्रोमिनेंट डिफरेंस नहीं है। सो द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग विच कैन बी डिफरेंशिएटेड बिटवीन न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया वो ये आंसर बन रहा है, डी। अच्छा, फ्रॉम वेयर न्यू क्रोमोप्लास्ट अराइज। न्यू क्रोमोप्लास्ट कहाँ से अराइज होते हैं? तो ओरिजिन ऑफ द प्लास्टिड वैसे आमतौर पर हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड से होता है ना, लेकिन आपको फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन किया था लेक्चर के दौरान कि ये जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं, प्रोप्लास्टिड्स ये डेवलप करते हैं आइदर इनटू क्लोरोप्लास्ट या फिर ये ल्यूकोप्लास्ट में डेवलप करेंगे। ठीक है, प्रोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट ओरिजिनेट होगा। और जबकि अगर क्रोमोप्लास्ट बनना हो तो एक्चुअली ये क्रोमोप्लास्ट इसी क्लोरोप्लास्ट से ओरिजिनेट होगा। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन द क्लोरोप्लास्ट में डेवलप इनटू द क्रोमोप्लास्ट। सो याद रखो कि क्रोमोप्लास्ट ये कभी भी डायरेक्टली प्रोप्लास्टिड से ओरिजिनेट नहीं हो रहा। इन जनरल तो हम ये टर्म यूज करते हैं कि भाई न्यू प्लास्टिड्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स, लेकिन यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट को थोड़ा सा एक्सेप्शन हासिल है। क्रोमोप्लास्ट ये क्लोरोप्लास्ट से ओरिजिनेट होगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट बनेगा। अच्छा, नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेबल्ड ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम। तो ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ए और बी। तो ऊपर ये मोनोमेरिक यूनिट्स दिए हुए
और ये पॉलीमर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पे ए में कंडेंसेशन होगा। और जबकि बी, इसमें देखो ये पॉलीमर ब्रोकन डाउन हो रहा है और मोनोमर्स लिबरेट हो रहे हैं, तो ये लाजमी तौर पर हाइड्रोलिसिस होगा। तो ए कंडेंसेशन और बी हाइड्रोलिसिस होना चाहिए, ए कंडेंसेशन एंड बी हाइड्रोलिसिस, सो द सी आंसर शुड बी करेक्ट। ठीक है। फूड वैक्यूल ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो फूड वैक्यूल जो होता है वो एंडोसाइटोसिस जब करता है, सेल बाहर से फूड को एक्वायर करता है, उस वक्त ये फूड वैक्यूल फॉर्म होगा। तो फूड वैक्यूल्स का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए बनेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब एंडोसाइटोस करती है फूड को, उस वक्त फूड वैक्यूल ओरिजिनेट होता है। तो राइट आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 26, जनरल फार्मूला टू रिप्रेजेंट द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज CXH2OY. What is the value of Y in a trisaccharide carbohydrate having molecular formula C18H32O16? देखो मैंने आपको ये फार्मूला एक्सप्लेन किया था लेक्चर के दौरान, और उसमें मैंने आपको समझाया था कि ये जो X होता है, X बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। कार्बन एटम्स जो भी उसके अंदर गिवन हो, तो वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक्चुअली X के जरिए रिप्रेजेंट होंगे। वेयर एज द Y ये X के साथ इसकी जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंट ओलिगोसैकेराइड में और पॉलीसैकेराइड में डिफर करती है। मोनोसैकेराइड्स के अंदर ये इक्वल होता है, डाइसैकेराइड में 1 लेस होगा, ट्राइसैकेराइड में 2 लेस होगा, इस तरह से आगे इसका नंबर कम होता जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहचान बताई थी कि आपको कभी भी कोई कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला दिखाया जाए तो उसमें Y जब पूछा जाए तो Y एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। आपने जिस सिंपली देखना है कि उसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स कितने दिए हुए हैं, तो चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 16 गिवन है, लिहाजा आप, और जबकि X जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर इस वक्त गिवन है 18 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन 16 है, तो इसका मतलब है कि 16 इज 2 लेस देन 18। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ये 3x होगा, 2x होगा, हरगिज नहीं होगा, इक्वल टू x ये भी नहीं होगा, 1 लेस देन x भी नहीं हो सकता, 2 लेस देन x बिल्कुल सही है, क्योंकि 16 इज 2 लेस देन 18। तो इस वजह से राइट आंसर ये बनेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एटलीस्ट हाउ मेनी सेक्राइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन अ पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड्स को आमतौर पर डिफाइन किया जाता है कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 10 सेक्राइड यूनिट। तो मोर देन 10 को अगर हम यहाँ इसको काउंट करें कि कहाँ से ये रेंज स्टार्ट होती है, तो ये 10 से स्टार्ट नहीं हो रही। मोर देन 10 का मतलब है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 11। तो जब एटलीस्ट पूछा जाए तो फिर आपको 11 आंसर पिक करना चाहिए। सो देयरफॉर 11 आंसर इज करेक्ट। 28, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन अ सेल कोरिलेट्स विद द सेल्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देखो, क्लोरोप्लास्ट का ताल्लुक मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल के साथ हरगिज कोई नहीं है। सेल्स रोल इन द ट्रांसपोर्ट, क्लोरोप्लास्ट हैज नथिंग टू डू विद ट्रांसपोर्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट सेल्स अक्रेंस इन प्लांट और एनिमल। यस, देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस है ये इंडिकेट कर रही है दैट दिस इज अ प्लांट सेल। एनिमल सेल में ये नहीं हो सकता, और ना ही स्टोरेज फंक्शन के साथ इसका रिलेशन है। सो द राइट आंसर मस्ट बी सी, अक्रेंस इन प्लांट एंड एनिमल बॉडी। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखिए नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मस्ट कंटेन नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन किसके अंदर लाजमी होगा? काइटिन। अभी अगले लेक्चर्स के अंदर हम जब पॉलीसेक्राइड की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें काइटिन का स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। तो काइटिन बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है, बट उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग एक पोर्शन मौजूद होता है, उसको एन-एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। तो वो उसकी वजह से ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। डीएनए, आरएनए नाइट्रोजनस बेसिस कंटेन करती हैं, इनमें तो नाइट्रोजन लाजमी होगा ही। इंसुलिन एक प्रोटीन है और अमाइनो एसिड में भी लाजमी नाइट्रोजन होता है। तो एक्चुअली ऑल ऑफ देम मस्ट कंटेन नाइट्रोजन। यहाँ पर ऑल ऑफ देम आंसर सबसे ज्यादा सूटेबल है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। देखो, इसमें ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट,
और कार्बोहाइड्रेट में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इंसुलिन प्रोटीन है, इसमें नाइट्रोजन भी लाजमी प्रेजेंट होता है। काइटिन अभी मैंने आपको बताया, इसके अंदर भी नाइट्रोजन लाजमी मौजूद है। डीएनए भी लाजमी नाइट्रोजन कंटेन करता है। और ये जो वैक्सेस होते हैं, वैक्सेस असल में मिक्सचर्स होते हैं डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के, तो उन डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स में नाइट्रोजनस टाइप के कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं। तो इस वजह से वैक्सेस भी नहीं होंगे, ना इंसुलिन ना काइटिन, तो सबसे ज़्यादा जो सूटेबल ऑप्शन है वो ग्लाइकोजन बनेगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 31, DNA polymerases and the RNA polymerases are involved in DNA replication and transcription respectively. ठीक है। अच्छा, in which of the following part of the eukaryotic cell are these enzymes synthesized? तो ये जो कि एंजाइम्स हैं यानी ये प्रोटीन्स हैं, तो ये कहाँ बनते होंगे? एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज, हाँ जी, और आरएनए पॉलीमरेज ये दोनों इस्तेमाल तो न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन इनकी फॉर्मेशन न्यूक्लियस में नहीं हो रही। They are actually synthesized in the ribosome, on the ribosome which are present in the cytoplasm. यहाँ पे राइबोसोम ऑप्शन गिवन नहीं है, और अगर वो होता तो हम उसको पिक करते हैं, और इवन अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे गिवन होता तो हम उसको भी पिक कर सकते थे, बट आप यहाँ पे साइटोप्लाज्म को अब पिक करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा। अच्छा, उसके बाद 32, बिकॉज ऑफ इट्स बाइपोलैरिटी वाटर एक्ट्स एज, देखो बाइपोलैरिटी ऑफ द वाटर ये उसको इनेबल करती है टू एक्ट एज सॉल्वेंट, क्योंकि जो भी पोलर सब्सटेंसेस होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस और आयनिक सब्सटेंसेस दे कैन बी इजीली डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑफ बाइपोलर नेचर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी, तो ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टी का सबब बनती है ये प्रॉपर्टी, तो राइट आंसर यहाँ पर ये बनेगा। फिर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मस्ट कंटेन फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस ये डीएनए के अंदर तो लाजमी मौजूद होता है, प्रोटीन्स में अलबत्ता नहीं होता, बाज कंजुगेटेड प्रोटीन्स में हो भी सकता है, लेकिन ये कोई कंपलसरी कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि मस्ट कंटेन का पूछा जा रहा है, तो एंजाइम मे कंटेन फॉस्फोरस बट नॉट ऑलवेज, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। कोई कार्बोहाइड्रेट किसी कंजुगेटेड फॉर्म में मे कंटेन फॉस्फोरस बट नॉट ऑलवेज, सिमिलरली प्रोटीन्स, और इसी तरह से लिपिड्स। लेकिन न्यूक्लिक एसिड ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि फॉस्फोरस के बगैर हो ही नहीं सकते, लिहाजा राइट आंसर यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड होगा। नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंस द टर्म हैप्लॉइड, देखो ये जो हैप्लॉइड टर्म है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये हैप्लॉइड के लिए मे बी ट्रू हो सकती है, बट ये मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं हो सकती है, बिकॉज हैप्लॉइड is not always represented by single n. It may be represented by single n. For example, in case of human being, हमारा जो haploid number है वो 1n है, बट मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी एक्सप्लेन किया था कि हमेशा ऐसा नहीं होता। The number of chromosome that is found in the somatic cells, ये भी नहीं, बल्कि number of chromosome that consist of half then gametic number, gametic नहीं बल्कि somatic, ये जो ऑप्शन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट कंसिस्ट ऑफ हाफ देन सोमेटिक नंबर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइन करता है टर्म हैप्लॉइड को। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉगस टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस और क्रिस्टी इनर स्पेस। ठीक है, ये सॉरी इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और क्रिस्टी इनर स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनके साथ कौन सा फीचर जो है ना वो एनालॉगस है? एनालॉगस का मतलब क्या होगा? एनालॉगस का मतलब होगा कि फंक्शनली अलाइक बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट। तो देखो, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, आप पहले तो ये याद कर लें कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और क्रिस्टी इनर स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो दरअसल ये जो जगह होती है ये आपको याद है किस पर्पस के लिए? दिस इज फॉर हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट, या जिसको प्रोटॉन ग्रेडियंट भी कहा जाता है। ये ग्रेडियंट दरअसल डेवलप होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या क्रिस्टी इनर स्पेस के अंदर। तो ये काम क्लोरोप्लास्ट में कहाँ हो रहा है? तो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हरगिज नहीं,
ठीक है, ये नहीं हो सकता। मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन इटसेल्फ, नो, ये भी नहीं हो सकता। द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एनवेलप, नो। यहां पर बास बच्चे हो सकता है कि मिसलीड हो जाएं और वो इस ऑप्शन को पिक कर लें, लेकिन ये भी नहीं है। दरअसल जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस में भी नहीं होता। ल्यूमेन ऑफ द थैलेक्वाइड इन द क्लोरोप्लास्ट, दिस इज द राइट आंसर, जहां पर ये प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होगा ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस। जी, नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली वेस्ट को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर देखिए, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम एनिमल सेल। तो बाकी यहां पर एग्जैक्टली वेस्ट का रिमूवल कुछ भी मेंशन नहीं है। टू एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ द इंटरसेलुलर डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, ये भी नहीं हो सकता। टू परफॉर्म इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये भी लाइसोसोम का रोल है। टू एक्ट एज साइट ऑफ एनारोबिक एक्सप्रेशन, ये भी नहीं हो सकता। तो एनिमल सेल के अंदर ये एक ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे खास तौर पर वो यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से जितना भी उनके अंदर वाटर एक्सेस क्वांटिटी में होता है, उस एक्सेस वाटर को बॉडी से रिमूव करना, ये इसी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है। इस वजह से राइट आंसर यहां पर ये ए होगा। 37, the potato is tetraploid species. Its somatic cell contain 48 chromosomes. What will be its monoploid number? देखो, अगर आपको ये पता हो कि कोई स्पीशी टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड का मतलब है 4n, और आपको ये भी बता दिया जाए कि उसके जो सोमेटिक सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो सोमेटिक सेल में अगर 48 क्रोमोसोम्स हैं और ये चूंकि टेट्राप्लॉइड नंबर है, इसका मतलब 4 सेट्स पर मुश्तमिल है, तो मोनोप्लॉइड नंबर यानी सिंगल सेट का नंबर क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, 48 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बाय 4। तो ऐसी सूरत में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ऐसी सूरत में आपके पास आंसर आ जाएगा 12। सो द 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तरीका होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नंबर 38, the slight negative charge at one end of the one water molecule is attracted to the slight positive charge of another water molecule. What is this attraction called? तो दरअसल ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इस अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच शोज द स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली इन द प्लांट्स। तो क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल, पेरोक्सीजोम। माइक्रोट्यूब्यूल, पेरोक्सीजोम तो दोनों में मौजूद होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट चले ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यस, ये तीनों चीजें टिपिकली प्लांट सेल से रेलेवेंट हैं। वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, नो, यहाँ पर राइबोसोम वैक्यूल की वजह से, और क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से आप इसको भी पिक नहीं करेंगे, और यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वजह से इसको पिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर जिसमें तीनों चीजें प्लांट सेल में पाई जाती हों वो यही बी बन रहा है। अच्छा, नंबर 40, which of the following is the most appropriate definition of specific heat capacity of water? तो specific heat capacity of water इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? that water's ability of absorbing heat with minimum of change in its own temperature, बिल्कुल ये कहा जा सकता है। the number of calories required to raise the temperature of 1 gram of water from 1 to 2 degree Celsius, ये वाली बात भी दुरुस्त हो सकती है। वाटर से एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट विद मैक्सिमम चेंज, मैक्सिमम चेंज वाली बात की वजह से हम इसको तो टोटली रिजेक्ट करेंगे। द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर देखो ये बीच में 5 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क पड़ रहा है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। 15 to 16 लिखा होता तो फिर हम सोच सकते थे, जैसे यहाँ पर 1 to 2 है। ऑल ऑफ देम तो हो नहीं सकता, चूंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन पूछी जा रही है, तो यहाँ पर मुकाबला इन दो ऑप्शंस के दरमियान, और हम इन दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे? हालांकि दोनों ही ठीक हैं, दोनों दुरुस्त लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि दूसरा जो ऑप्शन है उसके अंदर जो रिलेशन है वो ज्यादा एक्यूरेटली मेंशन्ड है, उसके अंदर ज्यादा
अच्छी तरह से चीज़ को प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है, इस वजह से हम ये इस सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 41, द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन आर वर्चुअली आइडेंटिकल बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है भाई, रेस्पिरेशन में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। इन यूकैरियोटिक सेल एटीपी सिंथेसाइज प्राइमरली ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। वेयर आर द करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस लाइकली टू अकर इन द प्रोकैरियोटिक रेस्पिरेशन। देखो यानी पूछा जा रहा है कि ये जो एटीपी की सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जरिए होती है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो पूछता है कि प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की साइट क्या होगी, करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस ये प्रोकैरियोट्स में कहाँ होंगे? तो साइटोप्लाज्म में होंगे? नो, अगर यहाँ पर क्रेब्स साइकिल वगैरह का जिक्र होता है तो साइटोप्लाज्म हम कहते हैं। ऑन द इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप तो प्रोकैरियोट्स में होती कोई नहीं है, तो इस वजह से इसको भी नहीं। ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका कोई ताल्लुक है नहीं, वैसे भी प्रोकैरियोट्स में ये मौजूद ही नहीं होता। ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग्जैक्टली दिस इज ट्रू आंसर, सही है, तो यही आंसर बनेगा। ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रिया तो कहा है कि भाई प्रोकैरियोट्स में होता ही नहीं है, तो इस वजह से राइट आंसर सिर्फ यही पॉसिबल है। 42, केमियोस्मोसिस अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल। केमियोस्मोसिस ये रेस्पिरेशन के दौरान होने वाला इवेंट है या फोटोसिंथेसिस के दौरान केमियोस्मोसिस होता है? किस में होता है भाई बताइए जरा? दोनों में होता है, ये दोनों में होता है। केमियोस्मोसिस ये रेस्पिरेशन में भी होता है और फोटोसिंथेसिस में भी होता है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट अगर होता ऑप्शन तो फिर हम सोचते उसकी तरफ, लेकिन चूंकि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर गिवन नहीं है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे पिक करेंगे। ठीक है, वैसे ये याद रखो कि केमियोस्मोसिस अकर्स इन बोथ रेस्पिरेशन एज वेल एज इन फोटोसिंथेसिस। जी 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में जो मोस्ट अबंडेंट है वो प्रोटीन्स हैं, जबकि अगर यहाँ पर वर्ड ऑर्गेनिक हटा लिया जाए तो फिर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल कौन सा होगा भाई? वाटर। फिर वाटर होगा, वेल डन। ठीक है, तो अदरवाइज ये प्रोटीन, चूंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक का जिक्र हो रहा है। अच्छा, नंबर 44, द हाइड्रोलिसिस ऑफ द टेट्रापेप्टाइड इन्वॉल्व्स। टेट्रापेप्टाइड का मतलब है कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 अमाइनो एसिड, 4 अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर। सो जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस इट रिलीजेस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोलिसिस में वाटर रिलीज नहीं होता बल्कि यूज होता है, इन्वॉल्व होता है, इस वजह से ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ऑफ 4 मोनोमर्स, नहीं, टेट्रापेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस है, उसमें डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ये तो दोनों अपोजिट बातें हैं, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। एडिशन ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल, यस एग्जैक्टली, हाइड्रोलिसिस इज अ प्रोसेस व्हिच रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और चूंकि ये टेट्रापेप्टाइड एंड इट हैज 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स, सो उनको ब्रोकन डाउन करने के लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल्स शुड बी एडेड। सो ये आंसर यहाँ पे पॉसिबल है। रिलीज ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल भी पॉसिबल नहीं है एंड एडिशन ऑफ 4 वाटर मॉलिक्यूल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने बॉन्ड्स ब्रेक करने हो उतने वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पर अगरचे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 4 हैं बट बॉन्ड्स 3 हैं, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स शुड बी एडेड टू कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ दिस टेट्रापेप्टाइड। ओके, नंबर 45, शुगर केन इज एन ऑक्टाप्लाइड स्पीशी। ऑक्टाप्लाइड का मतलब है 8N स्पीशी है। इट्स मोनोप्लाइड नंबर इज 10। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन इट्स सोमैटिक सेल्स? दिस इज क्वाइट क्लियर। अगर मोनोप्लाइड नंबर 1N is equal to 10 and if it is 8N species, तो आप 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर इज 80। सो 80 इज द राइट आंसर इन दिस केस। ठीक, अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए 46, when 2 monomers are condensed together which of the following can be produced? देखो जब ये 2 मोनोमर्स आपस में रिएक्ट करते हैं और कंडेंस होते हैं तो ऐसी सूरत में ये दोनों यूं आपस में मिलेंगे तो साथ इधर एक वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होगा, इनके दरमियान यू बॉन्ड बन जाएगा।
और ये दो मोनोमर्स के मिलने से ये क्या चीज बनेगी, दिस शुड बी कॉल्ड एज डाइमर। तो क्या डाइमर बनेगा, एग्जैक्टली बनेगा। क्या पॉलीमर, नहीं, चूंकि दो मोनोमर्स की बात हो रही है तो इस वजह से पॉलीमर नहीं बन सकता। क्या वाटर बनेगा, यस वाटर भी बनेगा। तो 1 and 3 इज गिवन इन दिस ऑप्शन, सो ये वाला ऑप्शन इस वजह से करेक्ट हो गया। अच्छा नेक्स्ट आप देख रहे हैं 47, वाटर डाइमर जी, सर ये डाइमर पॉलीमर नहीं है। डाइमर तो 2 यूनिट्स पर मुश्तमिल एक फ्रेगमेंट होता है। पॉलीमर के अंदर 2 से ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। यहां पर अगर हम डाइमर वाला ऑप्शन निकाल दें, अगर सपोज करो डाइमर नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में पॉलीमर को आप अज्यूम कर सकते हैं। इस सेंस में आप डाइमर को एक पॉलीमर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जब डाइमर वाला ऑप्शन गिवन है तो पॉलीमर को फिर आपने कंसिडर नहीं करना, सही। तो यहां पर ये क्लियर कट 1 and 3 पॉसिबल है जी। वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज, तो वाटर की ये जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है, बिकॉज ऑफ इट्स कोहेसिव प्रॉपर्टीज, नो, इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एक्सीलेंट सॉल्वेंट, लिक्विड, ये वाली बात किसी हद तक समझ में आ रही है। इट हैज हाई हीट कंटेनिंग प्रॉपर्टी, नो, इसका रिलेशन भी इसके साथ नहीं है। अच्छा, ऑफ इट्स एबिलिटी टू बी आयनाइज एट रूम टेम्परेचर, सॉल्वेंट होने का ताल्लुक आयनाइजेशन के साथ भी नहीं है। ऑफ इट्स हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, नो। तो राइट आंसर सिर्फ यही सूटेबल है कि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, इस वजह से ये सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है और चीज़ें इसमें डिसॉल्व हो रही हैं। हालांकि यहाँ पर अगर लिक्विड के बजाय बाइपोलैरिटी का ऑप्शन गिवन होता है तो हम उसको प्रेफर करते हैं बजाय ये लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर को, ठीक है। तो बहरहाल अभी फिलहाल ये सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन बन रहा है जी। द न्यूक्लियोलस कंसिस्ट ऑफ अ पेरिफेरल ग्रेन्यूलर एरिया एंड द सेंट्रल फिब्रिलर। देखो न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि सेंटर के अंदर इस तरह से राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए प्रेजेंट होते हैं, और जबकि पेरिफेरी के अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोमल सब यूनिट्स आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरी। तो पेरिफेरल फिब्रिलर ये गलत होगी बात, पेरिफेरल ग्रेन्यूलर होना चाहिए। हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स ऑन द पेरिफेरी, नो, यहाँ अमाइनो एसिड का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। अ पेरिफेरल ग्रेन्यूलर एरिया, यस, and the central fibrillary area, this is quite correct. A peripheral nuclear area, ये भी गलत है, तो C option should be correct. अच्छा, how many centrioles are found in a meristematic cell during early interphase? तो यहाँ पर बच्चे फौरन काउंट करना शुरू कर देते हैं कि अर्ली इंटरफेज की बात हो रही है, कितने सेंट्रियोल होंगे। तो काउंट करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मेरिस्टेमेटिक सेल विच बिलोंग्स टू द प्लांट। This is a kind of plant cell, and plant cells do not have centrioles. Therefore, number of centrioles का यहाँ पे सवाल ही नहीं बनेगा, तो none of them should be the right answer. Clear? अच्छा, number Yes, sir. 50. The presence of ribosomal subunits in the nucleus indicates that न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोमल सबयूनिट्स पाए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हमें समझ में आता है कि the nucleus is self-replicating organelle, या द न्यूक्लियस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, या द न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या द राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो सबसे ज्यादा जो सूटेबल ऑप्शन बन रहा है वो ये है बी, दैट द न्यूक्लियस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इस वजह से यहाँ पर राइबोसोम्स मौजूद हैं, ठीक है। ना तो न्यूक्लियस की सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी राइबोसोम की प्रेजेंस से लिंक्ड है, और ना ही जो न्यूक्लियस वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कि मैसेंजर आरएनए यहाँ पर बन के जा रहा है और बाकी आरएनए यहाँ बन रहे हैं, और राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये न्यूक्लियस के अंदर होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अगरचे बात दुरुस्त है ये कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, लेकिन ये न्यूक्लियस के अंदर होने से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ये बी बनेगा। 51. Which of the following organelle is most incorrectly matched with its function? Incorrectly matched, ठीक है। तो यहाँ पे जरा केयरफुल रहना है, incorrectly matched. Golgi bodies synthesis of glycoprotein from carbohydrates and protein. This is correct.
माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट फ्रॉम CO2। यहां पर जरा गौर कीजिए, देखो ये जो CO2 से ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट की फॉर्मेशन है, दिस इज एक्चुअली द केल्विन साइकिल। याद करें ये कहाँ होता है, ये केल्विन साइकिल में ये काम होता है, ठीक है। तो केल्विन साइकिल का ताल्लुक माइटोकॉन्ड्रिया के साथ नहीं है, तो ये इनकरेक्टली मैच्ड है। अच्छा, SCR सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड फ्रॉम मोनोसेकेराइड, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा है, और वो सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स की, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की SCR पर होते हैं। और न्यूक्लियस सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम द DNA, एग्जैक्टली इट इज ट्रू, तो इनकरेक्टली मैच्ड ये ऑप्शन बनेगा। नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज or are present in inner mitochondrial membrane? So inner mitochondrial membrane contains electron carriers. This is absolutely true. ATP synthase enzyme, that is F1 particles, exactly inner mitochondrial membrane उसमें ये भी मौजूद है। Enzymes that catalyze Krebs cycle, Krebs cycle का ताल्लुक अगरचे माइटोकॉन्ड्रिया से है, लेकिन ये मैट्रिक्स में परफॉर्म होगा, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा 1 and 2 होना चाहिए, और 1 and 2 इज गिवन इन दिस ऑप्शन, इस वजह से ये राइट आंसर बनेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए 53, इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2 हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू अ सिंगल ऑक्सीजन एटम बाय, देखो एक सिंगल ऑक्सीजन एटम के साथ ये 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड कर रहे हैं बाय आयनिक बॉन्ड्स या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स या वंडरवॉल इंटरैक्शंस या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आमतौर पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि शायद ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट कीप इन माइंड दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्चुअली ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर, क्योंकि यहाँ पर जो म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है उसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन, देयरफॉर सच कोवेलेंट बॉन्ड्स आर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सो राइट आंसर इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ जी, 54, which of the following activities are performed by mitochondria only in a plant cell? तो प्लांट सेल के अंदर कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन तो दोनों में ही करता है ये, एनरोबिक रेस्पिरेशन के साथ इसका कोई ताल्लुक है ही कोई नहीं, सेल वॉल सिंथेसिस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसिन इनटू सीरीन, आप याद करें कि दिस इज रिलेटेड टू फोटो रेस्पिरेशन, दिस इज रिलेटेड टू फोटो रेस्पिरेशन। देखो ये इस वजह से आपको कहा जाता है कि जो रिलेटेड टॉपिक्स है ना आपको वो भी कवर करने हैं। अब देखो ये जो ऑप्शन है इसका ताल्लुक फोटो रेस्पिरेशन के साथ है, वैसे अगरचे फोटो रेस्पिरेशन का टॉपिक है पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, तो ऐसे सवालात भी आ सकते हैं, तो आपको रिलेटेड टॉपिक्स भी कवर करने चाहिए ताकि उनसे मुतालिक कोई कॉन्सेप्ट ऑप्शंस के अंदर ना आ जाए, सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दिस वन, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन विच अकर्स ओनली इन द प्लांट सेल। नंबर 55, ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन एनरोबिक रेस्पिरेशन। एनरोबिक रेस्पिरेशन में कोई भी ऑर्गेनेल इन्वॉल्व नहीं होता, एनरोबिक रेस्पिरेशन टोटली साइटोप्लाज्म में होती है, लिहाजा राइट आंसर नन ऑफ देम हो गया। अच्छा, नंबर 56, अनलाइक द प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, देखो जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, बट द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हैज डेफिनेट थ्रेड लाइक बॉडी, ठीक है। तो possess DNA ये तो दोनों में ही होता है, possesses chromatid attached at centromere, yes, या possesses hereditary information ये दोनों में ही है, possesses genes and codes protein ये भी दोनों का फीचर है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो ये बी बनेगा। अच्छा, नंबर 57, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेप्ट, तो कार्बोहाइड्रेट की केमिकल नेचर के मुतालिक तमाम बातें दुरुस्त हैं सिवाय पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये तो कार्बोहाइड्रेट के मुतालिक बिल्कुल दुरुस्त है, डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ये भी दुरुस्त है, हाइड्रेटेड कार्बन्स भी दुरुस्त हैं, दे आर ऑलवेज पॉलीमेरिक इन नेचर, दिस इज इनकरेक्ट, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ये डी है। हालांकि बाज़ बच्चे ये हाइड्रेटेड कार्बन्स की तरफ यहाँ पर मूव कर जाते हैं, उसकी वजह ये है कि हम लोग जब केमिकल नेचर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ये पॉइंट आउट करते हैं कि हाइड्रेटेड कार्बन वाली जो डेफिनेशन है वो अब फॉलो नहीं की जाती है,
और इनको आप आमतौर पर पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के तौर पर डिफाइन किया जाता है। इस वजह से ये ऑप्शन बाज़ बच्चों के जहन में आ जाता है, लेकिन आपको लेक्चर के दौरान समझाया था कि ये बात अगरचे अब फॉलो नहीं की जाती, बट ये इनकरेक्ट नहीं है कार्बोहाइड्रेट के मुतालिक। कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली हाइड्रेटेड कार्बन्स। ओके, नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व इन एनाबॉलिज्म? तो हाइड्रोलिसिस एनाबॉलिज्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन इट इन्वॉल्व्स इन एनाबॉलिज्म। कंडेंसेशन, यस, ये भी एनाबॉलिज्म के साथ ताल्लुक़ रखता है, कंडेंसेशन बिल्कुल। और हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन नहीं हो सकता, ना रिडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व इन एनाबॉलिज्म? तो एनाबॉलिज्म में ये दो ऑप्शन, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस एंड कंडेंसेशन, ये दोनों बहुत ही रेलेवेंट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा रिविजिट करना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शंस में हम किसी एक को प्रेफर नहीं कर सकते, बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, तो इसको की को चले मैं इसको चेक कर लूंगा, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठते हैं। अच्छा, नंबर 59, which of the following cell organelles move in the cytoplasm due to cyclosis and orient themselves in such a way that they can get more and more light? तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट का जिक्र हो रहा है क्योंकि लाइट की इनको ज़रूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अलबत्ता ये मूव करते हैं, बट दे हैव नथिंग टू डू विद लाइट। फ्रीली डिस्पर्स राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म, दे कैन ऑल्सो मूव, बट इनका भी ताल्लुक लाइट के साथ नहीं है और न्यूक्लियस की पोजीशन फिक्स होती है। यहाँ पर राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट बनेगा। 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रेजेंट इन ग्रेना लैमेली ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? ग्रेना लैमेली से मतलब क्या है? वो जो स्मॉलर थैलेकॉइड्स होते हैं, स्मॉलर थैलेकॉइड्स। सो ये जो ग्रेना लैमेली या स्मॉलर थैलेकॉइड्स हैं, ये वही जगह है जो पिगमेंट कंटेन करते हैं और जहाँ पर लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होंगे, इसके अंदर एटीपी सिंथेज एंजाइम भी प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पर दैट इज F1 पार्टिकल, तो इस वजह से इसको रिजेक्ट कर देंगे। एटीपी सिंथेज होता है बट नॉट F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल टर्म इज यूज इन ओनली इन द माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट इन क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करेंगे। एंजाइम्स दैट कैटलाइज केल्विन साइकिल, नो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? जस्ट ओनली वन। ठीक है, तो राइट आंसर ये बनेगा यहाँ पर। तो बास बच्चे ये 2 को भी यहाँ पर कंसिडर करके ये 1 और 2 की तरफ भागते हैं, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नंबर 61, द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय एंजाइमेटिक एडिशन ऑफ वाटर इन एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन? तो देखो, ये जब एंजाइमेटिकली ब्रोकन डाउन होता है कोई मॉलिक्यूल बाय द एडिशन ऑफ वाटर, सो दिस इज हाइड्रोलिसिस। ये ऑक्सीडेशन नहीं है, ना डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ना ही रिडक्शन, ना कंडेंसेशन, ये हाइड्रोलिसिस टाइप का रिएक्शन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? तो क्रिस्टी के साथ कौन सा पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का जिसको हम इक्वल कह सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट में ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड, क्या उसको क्रिस्टी के इक्विवेलेंट माना जाएगा? नो। लार्जर थैलेकॉइड्स या स्ट्रोमा लैमेली? नो। स्ट्रोमा या एनवेलप? स्मॉलर, यस। ये जो स्मॉलर थैलेकॉइड्स या ग्रेना लैमेली हैं, they can be considered as equal to the Christie of the mitochondria because they contain electron transport chain, ATP synthase, इस तरह की चीजें यहाँ पर मौजूद हैं और क्रिस्टी में भी मौजूद हैं। 63, DNA which comprises information for ribosomal RNA synthesis is present in? तो अभी बात हो रही थी कि न्यूक्लियोलस का ये पार्ट होता है और न्यूक्लियोलस के ये सेंट्रल रीजन में मौजूद है। इनर रीजन ऑफ द न्यूक्लियोलस, यस, इट कैन बी ट्रू। सेंट्रल फिब्रिलर एरिया ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वर्ड यहाँ पे आ गया, न्यूक्लियोलस होता तो ये वाली बात भी दुरुस्त हो सकती थी, लेकिन अब नहीं। आउटर रीजन तो वैसे ही, और पेरिफेरल ग्रेन्युलर ये भी इग्नोर कर दें। सो द राइट आंसर इज ए। 64, व्हाट इज द रेंज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बोहाइड्रेट्स? तो कार्बोहाइड्रेट्स की चूंकि बात हो रही है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
ये 3 to many thousand हो सकता है। अगर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय मोनोसेक्राइड की बात होती तो मोनोसेक्राइड के केस में आप फिर ये 3 to 7 पिक करते, लेकिन चूंकि ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है यहाँ पर 3 से लेकर many thousand तक ये नंबर हो सकता है, अपर लिमिट इसकी फिक्स नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें 65, द फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फूड वैक्यूल्स, इनका जो ओरिजिन होता है, इनकी फॉर्मेशन, ये दरअसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए होती है। जब एंडोसाइटोसिस हो रहा होगा फूड का, उस वक्त ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालोगस टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस और क्रिस्टीनर स्पेस? तो ये अगेन ये क्वेश्चन भी आई थिंक रिपीट हुआ। तो इसमें हमने अभी डिस्कस किया था कि क्रिस्टीनर स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसके साथ कौन सा फीचर है जो एनालोगस है, यानी फंक्शनली सिमिलर है। तो फंक्शनली सिमिलर इसमें आप कह सकते हैं द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नो ल्यूमेन ऑफ द थैलेक्वाइड। यस, द ए आंसर इज करेक्ट। नंबर 67, द सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर मिसाल दे दी है साथ माइटोकॉन्ड्रिया की, मूव अबाउट इन साइटोप्लाज्म बाय सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विच आर ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी माइक्रोफिलामेंट्स की है, वो दरअसल साइक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस एंड इट इज कैरिड आउट बाय माइक्रोफिलामेंट्स। और आखिरी क्वेश्चन आप देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट? पिगमेंट्स ये दोनों में नहीं होते, क्रिस्टी दोनों में नहीं है, यूकैरियोटिक राइबोसोम दोनों में नहीं है, लीनियर डीएनए दोनों में नहीं है, बट अ स्पेस फॉर एचाइन ग्रेडियंट ये दोनों के पास मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो टेस्ट का डिस्कशन था, सेकेंड वीकली टेस्ट हमारा, वो सक्सेसफुली अपने अख्ताम को पहुंचा। जी भाई, कोई और कन्फ्यूजन है इस हवाले से तो आप पूछिए प्लीज। सर ये 35 नंबर एमसीक्यूज रिपीट कर दो। कौन सा नंबर? 35। 35 जी 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालोगस टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और क्रिस्टीनर स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? ये अभी भी डिस्कस किया हमने। दरअसल देखो, जो क्रिस्टीनर स्पेस है वो एचाइन ग्रेडियंट बनाती है, वो स्टैब्लिश करती है एचाइन ग्रेडियंट, और इसके एनालोगस यानी फंक्शनली सिमिलर। एनालोगस का मतलब याद रखो, इट मींस फंक्शनली सिमिलर। एनालोगस का मतलब होता है फंक्शनली सिमिलर। तो फंक्शनली सिमिलर कौन सी चीज है क्लोरोप्लास्ट की? तो ल्यूमेन ऑफ द थाइलेक्वाइड्स इन द क्लोरोप्लास्ट, ये एक ऐसी जगह है जहां एचाइन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होगा ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। तो ये फंक्शनली सिमिलर हो सकता है विद क्रिस्टीनर स्पेस। ठीक है, यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या वो हैप्लॉइड नंबर मोनोप्लॉइड भी हो सकता है या डिप्लॉइड भी हो सकता है? जी बिल्कुल बेटे, देखो अगर किसी स्पीशी का जो सोमैटिक नंबर है, सोमैटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सपोज कीजिए कि अगर वो सोमैटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, तो इस केस में जो हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ देन सोमैटिक नंबर। हैप्लॉइड नंबर इज ऑलवेज फाउंड इन द गैमेटिक सेल्स। जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स आर एक्चुअली हैप्लॉइड। तो जो गैमेट्स होंगे वो सोमैटिक सेल से हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं। तो अगर सोमैटिक नंबर 2n है तो ऐसी सूरत में हैप्लॉइड विल बी 1n। लेकिन अगर कोई टेट्राप्लॉइड स्पीशी है, उसका सोमैटिक नंबर 4n है, तो अब उसका जो हैप्लॉइड बन जाएगा वो 2n होगा। इसी तरह से अगर कोई स्पीशी हेक्साप्लॉइड है, 6n है, तो उसका जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होगा हैप्लॉइड, वो 3n होगा। तो आपने देखा कि हैप्लॉइड नंबर ये ज़रूरी नहीं है कि ये 1n ही हो। ये इत्तेफाक की बात है कि इंसान में चूँकि हमारा जो सोमैटिक सेल क्रोमोसोम नंबर है वो 2n है, तो हमारा जो हैप्लॉइड नंबर है वो 1n होता है। लेकिन तमाम स्पीशीज़ ऐसे नहीं होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो प्लांट की स्पीशीज़ हैं
वो डिप्लॉइड के बजाय टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड इस तरह की स्पीशीज होती हैं, तो वहां पर फिर ये हैप्लॉइड नंबर डिफर करेगा, वो हमेशा 1n नहीं होगा। अगर यहां पर बात हो ना कि जनरली हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो जनरली जब हम बात करें तो फिर हम कह सकते हैं कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1n, बट हैप्लॉइड नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय 1n, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है जी बेटा, और कोई सवाल? ये हो गया सर। सर आपने बताया कि रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों में कीमोस्मोसिस होता है, तो सर क्या ये फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? हाँ जी बिल्कुल बेटे, फोटोसिंथेसिस के दौरान भी, अभी हम आगे फोटोसिंथेसिस के टॉपिक्स पढ़ेंगे इस प्रिपरेशन के दौरान, तो फोटोसिंथेसिस में भी लाइट रिएक्शन के दौरान जो मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस है वो दरअसल केमियोस्मोसिस है। केमियोस्मोसिस मैकेनिज्म के ज़रिए एटीपी की जनरेशन ये फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रही होती है, तो इस वजह से ये केमियोस्मोसिस माइटोकॉन्ड्रिया में भी परफॉर्म होगा और ये क्लोरोप्लास्ट में भी परफॉर्म होगा। बल्कि आप अगर वो पंजाब वाली बुक पढ़े ना, तो वहाँ पर जो केमियोस्मोसिस का टॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे रेस्पिरेशन में तो उसका जिक्र ही नहीं है उन्होंने किया, लेकिन फेडरल बोर्ड वाली बुक के अंदर केमियोस्मोसिस का जो टॉपिक है वो आखिर में रेस्पिरेशन के बाद अलग से उसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में जब फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ाया गया वहाँ पर भी उसका जिक्र किया गया। सर मैंने एक बात पूछनी थी सर, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जब जायगोट बनेगा तो उसमें जो 46 क्रोमोसोम्स होंगे वो सारे कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल क्रोमेटिड होंगे, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ जी। तो फिर जब अगर उसमें से गैमेटिक सेल बनेगा तो उसमें जब 23 होंगे तो वो कैसे डिटरमिन होगा कि ये आइदर मदर वाला सेट जाएगा या फादर वाला सेट जाएगा? देखो आप कहना चाह रही हैं कि ये सपोज करें कि ये मदर है और 2n क्रोमोसोम नंबर है, और सपोज कर लें कि ये 2n ये फादर है, और अब आप कह रही हैं कि ये मदर से एग और फादर से स्पर्म कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, और इसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं और इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, और ये सब सिंगल क्रोमेटेड वाले क्रोमोसोम्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब जब इनकी फर्टिलाइजेशन हुई तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स आ गए, तो ये 46 क्रोमोसोम ये 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर्स, और इन 23 पेयर में हर एक पेयर के अंदर सिंगल सिंगल क्रोमेटेड वाला क्रोमोसोम है। सही, अब आप सवाल कीजिए दोबारा कि आपने क्या पूछा। ये तो स्नैरियो आपने बताया था, वो मैंने यहाँ डायग्राम बना दी है, तो अब सवाल दोबारा पूछिए। शाबाश। तो सर वो ये था कि अब जब जो नया बनेगा क्रोमोसोम सेट वो किस तरह से डिफरेंशिएटेड होगा फ्रॉम द पेरेंट सेट्स, जिस तरह से अब जब रैंडम वो हुई थी इंटरफेस के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर हुई थी, तो उसके बाद अब जो 46 पेयर्स बने हैं, ये क्या आप कहना चाह रहे हो कि ये जो इंडिविजुअल पैदा हुआ है ये जाइगोट, और इसने आगे चल के इंडिविजुअल बनना है, तो ये इंडिविजुअल अपने पेरेंट से डिफरेंट कैसे हो जाएगा, आप ये पूछना चाह रहे हैं? Yes. देखो बेटे, ये बहुत क्लियर है कि ये मदर में जब एग की फॉर्मेशन हुई है तो यहाँ मेयोसिस हुआ है ना, और इसी तरह से फादर में भी जब स्पर्म की फॉर्मेशन हुई है तो यहाँ पर भी मेयोसिस सेल डिवीजन हुई है। और मेयोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें ना सिर्फ क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, क्रॉसिंग ओवर जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है, बल्कि इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम,
ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम से क्या मुराद है, ये हम जब आगे जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर आपको समझाएंगे डिटेल के साथ। बहरहाल आप ये याद रखें कि ये दोनों ऐसे इवेंट हैं जो मियोसिस के दौरान होंगे, और उसकी वजह से ये जो एग फॉर्म हो रहा है, इस एग के अंदर बहुत ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन आ चुकी होगी। सिमिलरली स्पर्म के अंदर भी जेनेटिक वेरिएशन आ चुकी होगी। अब जिस तरह की जेनेटिक वेरिएशन एग के अंदर आई है, स्पर्म में एग्जैक्टली वैसी नहीं है। तो अब देखो दोनों का जेनेटिक मेकअप बहुत मुख्तलिफ है, और जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो अगेन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के दौरान यहाँ पर रैंडम फर्टिलाइजेशन हो रही है कि कोई भी एग किसी भी स्पर्म के साथ, एग तो वैसे ही एक होता है लेकिन स्पर्म जो मिलियंस की तादाद में, उनमें से कोई भी स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज करके यहाँ पर एक जाइगोट फॉर्म करेगा। तो जाइगोट का जो जेनेटिक मेकअप है वो मदर फादर से तो काफ़ी मुख्तलिफ हो चुका होता है। इस तरह से ये डिफर कर रहे होते हैं। सही? ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का पार्टिसिपेट करने का। तो इंशाल्लाह फिर कल से हम फर्दर आगे लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह संडे को दोबारा हमारा 3rd वीकली टेस्ट होगा। ये संडे को होना था लेकिन बीच में ईद की छुट्टियों की वजह से थोड़ा सा ये डिले हुआ है। तो अब हम संडे तक जितना कवर करेंगे तो वो संडे को उसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.